और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सबके सबको हम भाजपा में शामिल करा देंगे। अब इतने बड़े बड़े नंबरों में घोटाला करने के बाद जेल जाने के बजाय बार बार सत्ता में कैसे आ जाते हैं अजीत पवार। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अजीत पवार के भाजपा के साथ साठगांठ की खबरें पिछले 3 दिनों से हेडलाइन में है। आप गूगल खोलिए, टीवी खोलिए, हर जगह अजीत पवार ही आपको दिख रहे होंगे। उनके इस गठबंधन को लेकर के जितने भी तरह के राजनीतिक कोण, दृष्टिकोण हो सकते हैं, सब पर पत्रकारों ने तमाम तरह की चर्चाएं कर ही ली हैं। और ये किस तरह से मास्टर स्ट्रोक है वो तो गोदी मीडिया के एंकर ना केवल अपने चैनल पे बता रहे हैं, बल्कि अपने सोशल मीडिया पे और पर्सनली भी बता रहे हैं कि हाँ ये मास्टर स्ट्रोक है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बताने के लिए अब कुछ बचा हुआ है। और ये पहली बार तो है नहीं कि अजीत पवार पावर के साथ चले गए हों। 2019 से लेकर के 23 तक 3 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अलग अलग सरकारों के साथ साठगांठ कर चुके हैं। तो ऐसे में हम इन सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन घोटालों के बारे में जिनकी वजह से अजीत पवार के ऊपर हमेशा तलवार भी लटकी रहती है और जिसकी वजह से ही अजीत पवार हमेशा पावर में भी रहते हैं। अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन बनाएंगे, इसका हिंट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही दे दिया था। आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं बताती हूँ कैसे। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने से 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अचानक से एनसीपी के और अजीत पवार के घोटालों की लिस्ट निकालने लगे। अब इससे बड़ा हिंट क्या होगा। आप कहेंगे कि राजनीति में तो बयानबाजी चलते रहती है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि भाजपा यानी ईडी, ईडी यानी भाजपा। तो अगर भाजपा घोटालों की बात कर रही है, इसका मतलब ईडी आपके पीछे आने वाली है। तो चलिए हम समझते हैं क्रोनोलॉजी को। क्रोनोलॉजी वो वाली जिसके तहत बार बार अजीत पवार सत्ता में आ जाते हैं, बार बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इतना ही नहीं, 2019 में तो 80 घंटे के लिए भी उप मुख्यमंत्री बन गए थे। पावर बहुत बड़ी चीज है, थोड़ी देर के लिए मिल जाए तो मजा आ जाता है। घोटाला करने के बाद 2 ऑप्शन होता है, या तो आप जेल जाइए या तो आप भाजपा में जाइए। कई लोगों ने भाजपा जाना चुना, कई लोगों ने जेल जाना चुना। और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सबके सबको हम भाजपा में शामिल करा देंगे। अरे मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी अब आधिकारिक तौर पे ईडी का नाम ही बीजेपी करके झंझट ही खत्म कर दीजिए। जब तक आप ईडी नाम रखेंगे, हम जैसे बावले लोग बैठ करके एनालिसिस करते रहेंगे कि ये तो गलत बात है, संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो प्लीज झंझट ही खत्म कर दीजिए, आपको भी आराम हो जाएगा, हमें भी आराम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था 2 दिन पहले ही ऐसा, जिसकी वजह से एनसीपी में हलचल मच गई थी। एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला। अब अगर देश का सबसे बड़ा नेता आपके घोटालों की लिस्ट निकालने लगे तो डर तो जायज ही है। और किन घोटालों की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहला जो सबसे बड़ा घोटाला है वो है इरिगेशन स्कैम। दूसरा घोटाला है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ स्कैम। अब इन दोनों अगर घोटालों को मिला दे तो एक 70,000 करोड़ का, दूसरा 25,000 करोड़ का, मतलब स्क्रीन पे जगह कम पड़ जाएगी नंबर्स लिखने की, इतने बड़े बड़े घोटाले। अब इतने बड़े बड़े नंबरों में घोटाला करने के बाद जेल जाने के बजाय बार बार सत्ता में कैसे आ जाते हैं अजीत पवार। दुनिया भर के लोग भले ही खुद को चाणक्य कहलवाएं, घोटालेबाजी के बाद भी करियर बनाने में चाणक्य अगर कोई है तो अजीत पवार है। तो ये सारी चीजें, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए हमें उनका राजनीतिक करियर देखना होगा। अजीत पवार के भाजपा के साथ साठगांठ के बाद से शरद पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इरिगेशन स्कैम से जुड़े हुए घोटालेबाज हैं उन सबको एनडीए में शामिल कर लिया गया है। यहाँ वो बात कर रहे हैं अजीत पवार की और हसन मुशर्रफ की। पिछले 1 दशक में महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव हो, इरिगेशन स्कैम का नाम जरूर सामने आता है, मुद्दा जरूर बनता है। तो क्या था ये स्कैम, आइए इसको समझते हैं। 2012 में विसल ब्लोअर विजय पंढारे ने राज्य सरकार को, सीएम को और इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि 1999 से लेकर के 2009 तक जो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया
उसमें से आधे से ज्यादा भ्रष्ट नेताओं ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने पास रख लिया। इस पूरे घोटाले में उन्होंने अजित पवार के डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बात भी कही। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि खराब क्वालिटी के डैम्स बना करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। उस समय अजित पवार वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। अगस्त 2012 में ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत की याचिका डाली और इस पूरे मामले के जांच की मांग की। ये सारा मामला चल ही रहा था कि अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये उस समय की बात है जब इस्तीफे हुआ करते थे। उस समय तहलका से जुड़े आशीष खेतान खुलासा करते हैं कि किस तरह से अजित पवार ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ही बदलाव कर दिया ताकि वो फाइलों को खुद हैंडल कर सकें, जो कि नए प्रोजेक्ट से जुड़े फाइलें थी। कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस में पेमेंट किया जा रहा था। इतना ही नहीं, काम में अगर देरी हो तो उसको भी बहुत भाव नहीं दिया जा रहा था, नजरअंदाज कर दिया जा रहा था। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा पहले ही पहुंच जा रहा था। हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद भी बेहद खराब क्वालिटी के डैम्स बन रहे थे, बेहद खराब क्वालिटी का काम हो रहा था। पर इन सारी चीजों पे मिनिस्ट्री बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और मिनिस्टर अजित पवार तो खुलेआम नजरअंदाज कर रहे थे। 10 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल 2009 के 3 महीने में ही अजित पवार ने 32 प्रोजेक्ट्स जो कि विदर्भ में चल रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट को 17,700 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया। तो आखिर ये इतना पैसा जा किनके पास रहा था? नेताओं के पास तो जा ही रहा था, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनका खास तौर से ख्याल अजित पवार रख रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स थे कौन? इन कॉन्ट्रैक्टर्स में एनसीपी के काउंसलर्स भी थे। और इनके साथ एक और नाम जिनको लेकर के बार बार विवाद होता है, वो है अजय संचेती का, जो कि नागपुर बेस्ड बिजनेसमैन है और वो बाद में भाजपा के राज्यसभा सांसद भी बनाए गए थे। तो ये पैसा नेताओं के साथ साथ इन कॉन्ट्रैक्टर्स में भी बट रहा था। ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसे डिटेल में पढ़ो तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसमें सामने आकर के विसल ब्लोअर अजित पवार का नाम ले रहे थे और इंक्वायरी भी बैठी हुई थी, लेकिन 2019 में उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है। 2019 में ऐसा क्या खास था? 2019 में भाजपा के साथ सरकार में शामिल हुए थे अजित पवार, 80 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री भी बने थे। इस दौरान ही उन्हें ये क्लीन चिट मिलता है और सरकार की तरफ से व्हाइट पेपर लोगों के सामने रखा जाता है, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगे कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन क्लीन चिट के बाद फिर अजित पवार महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाते हैं और एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि अजित पवार को क्या पता था कि ये क्लीन चिट उनकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि आगे समस्याएं बढ़ने वाली हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, पर अब बात कर लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा स्कैम, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्टेट बैंक स्कैम। 25,000 करोड़ का ये स्कैम, इसमें क्या हुआ था? इसमें न केवल अजित पवार बल्कि उनकी पत्नी का भी नाम सामने आता है। इस स्कैम में बैंक ने गड़बड़ तरीके से लोन्स दिए थे और जिन कंपनियों को लोन दिया था उनमें से कई कंपनियां अजित पवार और उनकी पत्नी से लिंक हैं। हालांकि इस मामले में 2020 में उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। 2020 में EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अपना क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले के एविडेंस नहीं बहुत ज्यादा मिले, इसीलिए इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। 2019 में बीजेपी में सरकार के साथ शामिल होने पर उन्हें इरिगेशन स्कैम से क्लीन चिट मिल गई और 2020 में एक बार फिर से जब वो उप मुख्यमंत्री थे महाविकास आघाड़ी के साथ, तब उन्हें EOW की तरफ से ये क्लीन चिट मिला। जब इन दोनों ही मामलों में क्लीन चिट मिल गया था तो बार बार भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी क्यों इन घोटालों का नाम अचानक से लेने लगे थे? क्यों बार बार अजित पवार का नाम सामने आने लगा था? इरिगेशन स्कैम को लेकर के जो व्हाइट पेपर जनता के सामने रखा गया और क्लीन चिट दी गई सरकार की तरफ से अजित पवार को, वो तो भाजपा की सरकार के दौरान ही दिया गया था। फिर आखिर ये मसला कैसे शुरू हो गया? 2022 का अंत आते आते राजनीतिक गलियारों में ये हलचल तेज हो गई थी कि जल्दी ही इन दोनों स्कैम्स पर कुछ बड़ी कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। 2022 में भाजपा ने संकेत दे दिए थे कि जल्दी ही इन्वेस्टिगेशंस रीओपन होंगे। 2022 में ही EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने
केस रीओपन भी कर दिया महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिसर कहते हैं कि ईओडब्ल्यू मामले की जांच सेक्शन 173(8) ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत करेगी। एजेंसी उन पॉइंट्स की जांच करेगी जो कि पिटिशनर ने और ईडी ने उठाए हैं। ये मामला रीओपन हुआ ही था कि इसके बाद से भाजपा की तरफ से लगातार बयान आने लगे, जिनसे पता चलने लगा कि हाँ, जल्दी ही इरिगेशन स्कैम पर भी फाइलें खुलने वाली हैं। अब आप कहेंगे कि राजनीति में तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बातें और बयानबाजी लोग छोड़ते ही रहते हैं, इसमें इतना गंभीर होने वाली क्या बात थी, डरने वाली क्या बात थी। दरअसल आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सही बात है, लेकिन जब सत्ता में बैठी हुई पार्टी के नेताओं का अंदाज धमकियाना होने लगे तब समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ होने वाली है। बैंक घोटाले का मामला दोबारा खुल चुका था। इसी दौरान अगस्त 2022 में उस समय महाराष्ट्र के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हम जांच की मांग करेंगे, इरिगेशन स्कैम में भी हम ये मांग करेंगे कि ये मामला दोबारा खुले। ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोहित कंबोज ट्वीट करते हैं कि अ बिग एनसीपी लीडर विल गो टू जेल सून। मोहित कंबोज के इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि खुद मोहित कंबोज दावा करते हैं कि इससे पहले उन्होंने एनसीपी लीडर्स अनिल देशमुख और नवाब मलिक और शिवसेना के नेता संजय राउत के भी जेल जाने की भविष्यवाणी कर चुके थे और वो लोग जेल गए। एजेंसियां उन्हें उठा करके जेल लेकर के गईं। ये उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, इसीलिए जो अजित पवार को लेकर के उनकी भविष्यवाणी है वो भी सही साबित होगी। हालांकि उस समय एनसीपी ने काफी तेज पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार हैं, इन धमकियों से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ओह द आयरनी। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि ताबूत में आखिरी कील ठोक देता है प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, जिसके 3 ही दिन बाद अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो अब देखना यह है कि व्हाइट पेपर कब आता है इस गवर्नमेंट का। लाना तो पड़ेगा ना, 2019 में लेकर के आए थे, अब भी लेकर के आएंगे, बस इंतजार करते रहिए, क्योंकि भाजपा इज अ वॉशिंग मशीन जिसमें एक तरफ से गंदे नेता जाते हैं, दूसरी तरफ से चिकने चुपड़े नेता निकलते हैं। तो खैर, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी बता दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।